नमस्कार, मैं हूं आदित्य शेखर और आप देख रहे हैं द न्यूज़ टाइम। आज हम बात करने जा रहे हैं, अमित शाह ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से लेकर CAA और यूपी चुनाव से लेकर पंजाब चुनाव तक का जिक्र किया है। उन्होंने विस्तार से बताया है अपने पार्टी के बारे में और उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या परिणाम होने वाले हैं और पंजाब के चुनाव में उस पर भी उन्होंने विस्तार से चर्चा किया है। इस पर हम बात करेंगे आपसे और बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या कहा है। उनसे सवाल पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में आप किन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि जो 3 चरण के मतदान हुए हैं, लोगों ने बीजेपी को अपना पूरा समर्थन दिया है और जिस उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री का एक अपना क्रेज है, ठीक उसी तरीके का योगी का भी एक अपना क्रेज है और लोग उन्हें बेहद पसंद करते हैं। उन्होंने योगी की तारीफ करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें बेहद पसंद करती है और उन्होंने जो काम किया है उस आधार पर उन्हें वोट कर रही है। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में पोटा सहित ऐसे कई केस का जिक्र किया जिसमें अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया था, लेकिन जब से योगी की सरकार आई है वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और जो भी ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं आज वो जेल के अंदर हैं। ये बिना योगी और बीजेपी की सरकार के संभव नहीं था। हर एक जनपद, हर एक जिला में बाहुबली पहले से मौजूद रहता था और तमाम तरह की आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अपराध करते रहते थे और उन्हें सरकारी संरक्षण प्राप्त था। लेकिन जब से योगी की सरकार आई है उन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर पर काम किया है वो बेमिसाल है और जनता बखूबी ये समझ रही है। उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि जब वो कानपुर में थे, होटल में ठहरे हुए थे, तभी उन्होंने देखा कि 12 बजे के बाद युवती अपनी स्कूटी से बाहर जा रही है और ये बड़ी निश्चिंतता का भाव आपको प्रदान करता है। जब इस तरह की स्थिति आप देखते हैं कि जहां उत्तर प्रदेश में पहले किस तरीके के अपराध था, हर तरफ लूटपाट, अपहरण, हिंसा, लेकिन कानपुर का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं जहां युवती 12 बजे के बाद अकेले टहल रही है, तो क्या ये योगी की उपलब्धि नहीं है? उसके बाद उन्होंने सपा और बसपा की बारे में बताया कि आप जो कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय सिर्फ सपा को वोट करेगी और जो कुछ निचले तबके की जाति है वो सपा के साथ जा रही है और BSP के साथ जा रही है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इससे पहले भी ये सारी पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, तो आप क्या उसका नतीजा आपको नहीं मालूम है? उन्होंने आगे बताया कि उत्तर प्रदेश के लोग मन बना चुके हैं कि फिर से वो योगी को चुनने जा रहे हैं। उनसे हिजाब के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिजाब किसी भी स्कूल और कॉलेज के लिए ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि जब यह पूरा मामला जिस तरीके के लोग इसे तूल दे रहे हैं वो इसमें सफल नहीं होंगे और ये मामला अभी कोर्ट में है। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब ये फैसला आएगा तो उसे सभी लोग मानेंगे और मेरा अपना पर्सनल मत है कि स्कूल और कॉलेज में संस्था का अपना एक ड्रेस कोड होना चाहिए और वही लोगों को पहनना चाहिए, इसे धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। उनसे पूछा गया कि जयंत चौधरी पर आपने पहले बहुत डोरे डाले थे और आपकी पार्टी चाहती थी कि चुनाव पूर्व गठबंधन हो जाए, तो क्या अगर बीजेपी को पर्याप्त बहुमत नहीं मिलता है तो क्या आप उनके साथ जाएंगे या उनको अपने साथ लाएंगे? इसके जवाब में अमित शाह ने कहा कि आप इस खबर को कहीं गलत तरीके से सुन लिए हैं। मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि वो गलत पार्टी में हैं, गलत गठबंधन में चले गए हैं और
मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी योगी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत प्राप्त कर रही है। उनसे पूछा गया कि क्या अगर बीजेपी को पर्याप्त बहुमत नहीं मिलता है या चुनाव में जो भी परिणाम आते हैं, क्या बीजेपी योगी को ही मुख्यमंत्री बनाना जो तय किया है, क्या उसी पे कायम रहेगी या कोई चेहरा बदला जा सकता है? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रही है और उसमें किसी तरह की कोई परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है और ना होने वाली है। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर, गरीबी और विकास की योजनाओं को प्रमुख मुद्दा बताया। उन्होंने कहा मोदी सरकार ने जो गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई है और योगी ने जो उस योजना को ज़मीनी स्तर पर उतारा है और अपनी सरकार का वो पक्ष रखते हुए कहते हैं कि जिस तरीके से गरीब के कल्याण के लिए वो उज्ज्वला योजना हो या किसानों के लिए सम्मान निधि हो और राशन की जो व्यवस्था हुई है वो गरीब के कल्याण से जुड़ी हुई व्यवस्था है और हर गरीब इस बात को समझ चुका है। और लॉ एंड ऑर्डर का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर आपको याद होगा तो मैं पिछली सरकार का आपको डेटा देता हूं जिसमें आप देखेंगे किस तरह के अपराध और अपहरण का और बलात्कार का एक बहुत बड़ा मामला हुआ करता था। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद, योगी की सरकार आने के बाद इसमें बेतहाशा कमी हुई है। जहां लूट के मामले में 62% की कमी आई है, तो वहीं अपहरण के मामले में 29% की कमी आई है और वहीं बलात्कार के मामले में 50% तक की कमी आई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी सरकार ने कितने बेहतर तरीके से काम किया है और लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से प्रमुखता में रखा है। और ये यूपी की जनता इस पर वोट कर रही है और करने जा रही है। पिछली सपा और बसपा की सरकार में 2000 करोड़ की संपत्ति पर बाहुबलियों का कब्जा था, जिसे योगी ने पूरी तरीके से मुक्त कराया है। आप समझ सकते हैं कि 2000 करोड़ रुपए की जो ये संपत्ति थी उसे इन अपराधियों और माफियाओं से मुक्त कराना कितनी बड़ी उपलब्धि है। तकरीबन 86 लाख किसानों के ऋण माफ किए गए, जो कि हमारे सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। 5 एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया गया, तो वहीं 8 एयरपोर्ट को बनाया गया और 70,000 किलोमीटर की सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है और तकरीबन 7,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि जो विकास का कार्य है वो कितने बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है हमारी सरकार के द्वारा। उनसे जब ये पूछा गया कि अखिलेश यादव ये दावा करते हैं कि कई एक्सप्रेसवे के काम का शुभारंभ वो किए थे, तो उन्होंने इसे खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ एक एक्सप्रेसवे के लिए काम प्रारंभ किया था, बाकी एक भी चीज़ का वो प्रमाण नहीं दे सकते। उन्होंने युवाओं का जिक्र करते हुए बताया कि पहले 12 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, लेकिन अब इसकी संख्या 40 के पास पहुंच चुकी है। वहीं 51 कॉलेज खोले गए हैं, तो वहीं 10 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाई गई है। लगभग 80 कॉलेजों का पुनर्निर्माण कराया गया है बिल्डिंग का। 28 इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण किया गया है, तो वहीं 26 पॉलिटेक्निक कॉलेज भी बनाए गए हैं। कई कस्तूरबा विद्यालय बनाए गए हैं। उन्होंने ऐसी तमाम उपलब्धियों को रखा और अपने सरकार के कामों का जिक्र किया। उनसे पंजाब चुनाव का जिक्र करते हुए कहा गया कि वहाँ सर्वे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बढ़त में दिखाया जा रहा है, आपकी क्या स्थिति होने वाली है। उस पर उन्होंने कहा कि पंजाब के बारे में पूर्वानुमान कभी भी सच नहीं हो सकता और वहाँ उनकी पार्टी पहले से बेहतर परफॉर्मेंस करने वाली है। आपको चन्नी सरकार ने एक पत्र लिखा है गृह मंत्री जी, जिसमें केजरीवाल के संबंध खालिस्तान समर्थक से बताए जा रहे हैं, तो आप इस पर जांच करा रहे हैं। जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग अगर इस चीज़ को लिखते हैं और
पत्र के माध्यम से गृह मंत्रालय को इसकी सूचना देते हैं तो निश्चित तौर पर इसका एक महत्व है और इस पर जांच होगी और जांच में जो भी सच्चाई होगी वो सामने आएगी। तो इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। उसके बाद उन्होंने कहा कि चूँकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है तो इसलिए ये मामला और महत्वपूर्ण हो जाता है। उनसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बारे में पूछा गया कि इमरान खान ने एक बयान दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान को बैठकर कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए और इस पर आपसी सहमति बनाकर इसका कोई समाधान निकाला जाना चाहिए। जिसके जवाब में गृह मंत्री ने साफ तौर पर अपनी बात रखते हुए पाकिस्तान को ये संदेश दिया कि इस पर भला क्या बात की जा सकती है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जम्मू कश्मीर से सिर्फ हमारी सरकार नहीं, पिछली सरकारों ने भी संसद में कई बार इस पर अपनी बात रखी है कि वो भारत का अभिन्न अंग है और इस पर क्या बात हो सकती है। साफ तौर पर वो पाकिस्तान को ये संदेश दे रहे थे कि इस पर जम्मू और कश्मीर पर कोई बात नहीं हो सकती। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो गृह मंत्री ने तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी और उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपनी पार्टी की जीत को वो प्रचंड जीत के तौर पर देख रहे हैं और उन्होंने साथ ही साथ उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का दावा किया। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उनके दावे में कितनी सच्चाई है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को तो साफ तौर पर यह संदेश दे दिया कि जम्मू और कश्मीर पर किसी तरह की कोई बात नहीं हो सकती। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।